नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, अब इतिहास के साथ साथ मैंने ये सोचा है कि कुछ वीडियोस जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भी बनाऊंगा। तो उसी कड़ी में आज आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ हिंदी साहित्य का नवजागरण काल अथवा द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। इसके पहले कि आज की चर्चा प्रारंभ करूं, सदैव की भांति आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि जो नई नई वीडियोस बनती रहें उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आइए हम चर्चा करते हैं द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों के ऊपर। मित्रों, जो 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था वो वहीं से एक तरह से परिवर्तन प्रारंभ हुआ था, जब राजा राम मोहन राय वगैरह ने धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था। लेकिन 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। भारत में बड़े परिवर्तन हो रहे थे। 1857 की क्रांति हो चुकी थी। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपने पांव जमा चुका था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया और उसके बाद आगे चल करके हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था। अब सीधे सीधे जो है भारत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। बहुत सारे परिवर्तन हुए उस काल में। धीरे धीरे अब चूँकि 1757 से 1857 तक जो अंग्रेज थे वो एक शताब्दी बिता चुके थे, तो उसके बाद भारत में बहुत सारे परिवर्तन हुए उनके साथ रहने से। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे इसलिए हो रहे थे कि अब यहाँ के लोगों ने यह महसूस करना प्रारंभ कर दिया था कि कुछ न कुछ हमारे अंदर कमियां थी, तो इन कमियों के कारण ही ये विदेशी ताकत हमारे ऊपर शासन करने में सक्षम हो सकी। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से परिचय होने के बाद उनमें एक बड़ा परिवर्तन भी आया और हम ये देखते हैं कि एक तरह से आत्मालोचन करने के लिए यहाँ के जो लेखक थे, कवि थे, साहित्यकार थे, ये लोग सब मजबूर हुए। और तो ये जो साहित्य में नवजागरण की लहर उत्पन्न हुई, ये लहर भारतेंदु युग में ही उत्पन्न हो गई थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में साहित्यिक नवजागरण की लहर आई। और हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक के कालखंड का ऐतिहासिक विवेचन कर रहे हैं। तो मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन काल था वो 1885 ईस्वी से 1850 ईस्वी से 1882 ईस्वी तक था, हम कह सकते हैं उनका जो जीवन काल था। तो इस तरह से भारतेंदु युग के बाद धीरे धीरे भारतेंदु ने जो कुछ भी लिखा था, जो कुछ भी साहित्य उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका असर हम ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य के ऊपर पड़ा। भारतेंदु युग में अर्थात 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इसके कारण एक सांस्कृतिक जागरण आया और धीरे धीरे लोगों की सोच बदली। तो भारतेंदु काल का जो साहित्य था वो सांस्कृतिक जागरण का साहित्य था। और इस युग में बहुत सारी साहित्य में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, जैसे कि कविताएं लिखी गई, नाटक लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, निबंध लिखे गए, समालोचना और
समीक्षा वगैरह का भी प्रारंभ हुआ। तो भारतेंदु युग से ही नवजागरण प्रारंभ हो गया। एक्सक्यूज मी। तो जब द्विवेदी जी आए, हम ये कह सकते हैं कि जब द्विवेदी जी आए तो उनका आगमन या एक बड़ा ही परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ हिंदी साहित्य में। उनके बारे में डॉक्टर दीनदयाल गुप्त लिखते हैं कि उनका आगमन मानो हिंदी साहित्य कानन में बसंत का आगमन था और उस समय साहित्यिक जीवन में नव स्फूर्ति आ गई। द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे और वो भाषा पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, और तो उन्होंने हिंदी साहित्य की काफ़ी सेवा की और हिंदी भाषा का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। गद्य और पद्य का उन्होंने परिष्कार किया। वो अच्छे निबंधकार थे, आलोचक थे, कवि थे, शिक्षक थे और हर तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। अब उनके समय के बारे में थोड़ा सा अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग समय दिया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो ये कहते हैं कि 1913 से 1928 ईस्वी तक की अवधि को द्विवेदी युग की संज्ञा दी जा सकती है। वहीं डॉक्टर उदय भान सिंह कहते हैं कि 1913 से 1935 ईस्वी तक का कालखंड जो है उसे द्विवेदी युग मानना चाहिए। तो फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी विशेष तिथि से कोई युग प्रारंभ होता है और किसी विशेष तिथि तक रहता है। उसमें जब कोई नया युग प्रारंभ होता है तो आगे चल कर के उसका असर काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक प्रमुखता से द्विवेदी युग रहा और उसके बाद जो है वो आगे भी उसका असर साहित्य में देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान कहा है आचार्य शुक्ल ने इसे। तो साहित्यकारों को, इस युग के जो साहित्यकार थे उनमें युग बोध था, यानी वो अपने युग को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, जानते थे, अपने युग की समस्याओं को, परेशानियों को जानते थे और उन्होंने अपने साहित्य में उनको वाणी दी। इस समय सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का बड़ी तेजी से विकास हो रहा था। अब जिसे आप देखिए 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद भले ही अपने प्रारंभिक समय में कांग्रेस ने उतना ज़्यादा काम न किया हो, उतना अधिक काम न किया हो, लेकिन फिर भी वो सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना जगाने में निश्चित रूप से सफल रहे थे। तो और इसका असर सब पे पड़ रहा था, समाज के हर वर्ग पे पड़ रहा था, साहित्यकारों के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा था, वो इससे अछूते नहीं थे। ये जो युग था, ये युग आप ये कह सकते हैं कि ये युग जो था वो राष्ट्रीय चेतना का युग था, सामाजिक चेतना का युग था और देश में जो परतंत्रता व्याप्त थी, यानी कि हम लोग गुलाम थे, हम लोग परतंत्र थे, तो उसके कारण देशवासी नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। जैसे गरीबी का सामना कर रहे थे, भुखमरी का सामना कर रहे थे, बेरोजगारी का सामना कर रहे थे, तरह तरह के दुख और कष्ट वे झेल रहे थे, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे लोग, जो सामाजिक संतुलन था वो बिगड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में दुखी मानवता को एक संबल प्रदान करने के लिए द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समय जो था वो बुद्धिवाद और तर्कवाद का युग था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा था। इस समय तार्किकता की भावना और बुद्धिवाद
पे बहुत बल दिया गया, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि तर्क सम्मत बुद्धिवाद के ऊपर बल दिया गया। केवल बुद्धिवाद ही अगर हो, अगर वो तर्क सम्मत न हो, तो उसका महत्व कम हो जाता है। तो इसलिए जीवन में बुद्धि को प्रधानता दी गई। और बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे पहले का अगर साहित्य देखा जाए तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अति मानवीयता से युक्त होती थी, या उसमें अलौकिक घटनाओं का वर्णन किया जाता था। तो अब इन सब से मुक्ति पाने की एक छटपटाहट यहाँ दिखाई देती है हमें, और मानवीय जो समस्याएं थी उनको नए ढंग से समझने का प्रयास किया गया, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया। मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इस द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों में से थे, और उन्होंने, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत और हरिऔध ने प्रिय प्रवास जैसे ग्रंथ की रचना की। और राम और कृष्ण जैसे जो दैवी पुरुष थे, उनके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस काल में हम ये देखते हैं कि ये जो युग था वो एक तरह से आप ये कह लीजिए, जैसे यूरोप के इतिहास में हम देखते हैं कि जो पुनर्जागरण काल था, पुनर्जागरण काल में मानववाद का स्वर बड़ी तेजी से मुखरित हुआ, यानी कि मानववाद पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया उस समय ये कहा गया कि मनुष्य को केंद्र में रख करके ही साहित्य की रचना होनी चाहिए और उसके दुख दर्द को साहित्य में व्यक्त करना चाहिए। तो इसी तरह से द्विवेदी युग जो था वो भी मानव गरिमा का युग था, मानवता के प्रति प्रेम को इस काल में अभिव्यक्त किया गया। और जैसे रीतिकाल में जो कविता थी उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह राजमहलों में कैद हो गई थी और वहाँ से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। छायावादियों ने उसे उस कैद से मुक्त किया और उसे वायवीय जगत में स्थापित किया। तो ये द्विवेदी काल ही था जिसमें मनुष्य को नए ढंग से समझने, मानवीय गरिमा के साथ समझने का प्रयास किया गया। समाज में उसके साथ जो भी अत्याचार हो रहे थे, यानी मनुष्य शोषण का शिकार था, भ्रष्टाचार का शिकार था, सांप्रदायिक दंगों का शिकार हो रहा था, तो ऐसे समय में इन साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से उनके उद्धार पर बल दिया। संकीर्ण विचार जो थे उनको दूर करने का प्रयास किया और इस तरह से जो कविता थी, कविता में हम ये कह सकते हैं कि नए मूल्यों को समाहित किया गया जो कि मानवता की सेवा से संबंधित थे। अब जो है श्रमिकों, किसानों, मजदूरों, दलित वर्गों इत्यादि, एक शब्द में हम कहें तो शोषित मानवता को पहली बार अभिव्यक्ति मिली, पहली बार लोगों ने उनके बारे में लिखना प्रारंभ किया। अब जैसे हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखते हैं कि जिस रचना में जितनी अधिक मात्रा में मानवता का प्रदर्शन होगा वह उतनी अधिक सफल होगी। इसी तरह से श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, सभी ने, इन्होंने जो है किसानों के बारे में भी लिखा, मजदूरों के बारे में लिखा, दलित वर्गों के बारे में लिखा। इसी तरह मित्रों, इन साहित्यकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की और आंदोलन में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अपनी अटूट आस्था व्यक्त की इन सभी साहित्यकारों ने, और इन्होंने परतंत्रता से उत्पन्न हताशा को, निराशा को अपनी कविता में व्यक्त किया और राष्ट्रीयता का बिगुल फूंक दिया और लोगों को बलिदान करने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से लोगों में साहस का संचार किया, लोगों में त्याग की भावना को जगाया, लोगों में
स्वातंत्र्य चेतना जगाई। तो इस तरह से नव जागरण की प्रवृत्ति पूरी जीवंतता के साथ अभिव्यक्ति पाती रही। अब जैसे मैथिली शरण गुप्त ने जब लिखा कि हम इतिहास की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। अब उस समय, ये जो समय था स्वदेशी आंदोलन का समय था। स्वदेशी आंदोलन देश में चलाया जा रहा था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था और यहाँ तक कि शासन में भी होम रूल की मांग हो रही थी, स्वराज की मांग हो रही थी। तो इन सभी साहित्यकारों ने, द्विवेदी युग के जो साहित्यकार थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को भी अपने काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान की और स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने पूरा समर्थन किया पूरी तरह से और उसके साथ एकाकार हुए। तो स्वदेशी आंदोलन में इन कवियों की पूरी निष्ठा थी, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो था वो औपनिवेशिक शोषण के प्रति जो आक्रोश था लोगों में, ये उसका परिणाम था। अतः जब गांधी जी, तिलक इत्यादि जो उस समय के बड़े नेता थे, उन लोगों ने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया तो इन साहित्यकारों ने अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया और उन्होंने लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि शपथ पूर्वक विदेशी वस्तुओं को त्यागिए और स्वदेशी वस्त्र पहनिए, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए और जो कुछ भी अपने देश में उत्पन्न हो रहा है उसी से काम चलाइए। तो इस तरह से बहुत लोगों ने इस काल में अपनी रचनाओं में स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख बातों को अभिव्यक्ति प्रदान की। मित्रों, स्त्री पुरुष समानता द्विवेदी युग की एक प्रमुख विशेषता थी। स्त्री पुरुष समानता के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। द्विवेदी युग में ही पहली बार स्त्रियों को भी पुरुषों के समकक्ष लाने का प्रयास प्रारंभ किया गया। नारी विषयक जो समाज की मान्यताएं चली आ रही थी, जो रूढ़ियां चली आ रही थी, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। देश की स्वतंत्र चेतना में उन्मुक्त नारी भावना को काव्य विषय बना करके इस काल के कवियों ने, वो चाहे हरिऔध हों, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हों, चाहे श्रीधर पाठक हों, चाहे रामनरेश त्रिपाठी हों, तो इन सभी लोगों ने स्त्रियों की भावना को अपने काव्य का विषय बनाया और उनको वाणी प्रदान की। आप देख सकते हैं कि साकेत, यशोधरा, द्वापर, प्रिय प्रवास इत्यादि जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में नारी जीवन के ऊपर विशेष, मतलब इनका जो फोकस है, हम अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, यानी कि जो ध्यान है वो नारियों के ऊपर ही है। अब गुप्त जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हम सभी बराबर दोहराते रहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो इस काल की कविता में स्त्री पुरुष समानता को बल दिया गया। कर्तव्य बोध की प्रेरणा देती है इस काल की कविता। एक विशेष बात यह थी कि इस काल की कविता में कुछ आलोचकों का कहना है कि उपदेशात्मकता का प्राधान्य था और ऐसा प्रतीत होता है कि जो इस काल के साहित्यकार थे वो साहित्य रचना के साथ साथ लोगों को नैतिक शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, उनको उपदेश दे रहे थे। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने भारती में लिखा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो इसी तरह से कवियों उठो अब तो जागो, कवि कर्म की रक्षा करो, सब नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरो। या रामनरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अब न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह
व्यर्थ न हो। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि उपदेशात्मकता और आदर्शवाद का प्राधान्य इस काल के काव्य में हमें मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं था। इस काल के काव्य में आपको प्रकृति चित्रण भी मिलेगा, श्रृंगार वर्णन भी मिलेगा। प्रकृति जो है वो मानव की रागात्मक वृत्ति का परिचय देती है। नवजागरण कालीन जो साहित्य था उसमें राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है प्रकृति का भी चित्रण किया गया है। अब जैसे प्रिय प्रवास में हरिऔध जी लिखते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसी तरह से आप देख सकते हैं रामनरेश त्रिपाठी जो है वो उनका जो खंड काव्य है पथिक, उसमें कहते हैं प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही थी नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। तो ये इस तरह की ढेर सारी आपको प्रकृति से संबंधित बातें इस काल के काव्य में मिलेंगी। प्रकृति का चित्रण जो है बड़ी खूबी के साथ किया गया है। और तो प्रकृति चित्रण के साथ साथ श्रृंगार वगैरह का वर्णन भी है। अब जैसे आप देखिए कि मैथिली शरण गुप्त का साकेत जो है उसमें लक्ष्मण और उर्मिला को आप देख सकते हैं, तो उनमें आपको वहाँ श्रृंगार भी मिलेगा, वहाँ आपको हास्य व्यंग भी मिलेगा दोनों। जैसे जब वो कहते हैं कि भाई नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ आपको श्रृंगार का वर्णन दिखाई पड़ता है, साथ ही साथ हास्य व्यंग भी है। यहीं जब वो कहते हैं कि लक्ष्मण जो है उर्मिला को कहते हैं कि भूमि के कोटर गुहा गिर गर्त भी, शून्यता नभ की सलिल आवर्त भी, बलि तुम्हारी एक बाकी दृष्टि पर। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि हास्य व्यंग का भी पुट है, ऐसा नहीं है कि केवल जो है श्रृंगार ही है। तो मित्रों साथ ही साथ एक दो बातें और भी ध्यान में रखनी है हमें कि ये जो युग था, ये युग जो है वो खड़ी बोली के विकास का ही युग था। खड़ी बोली के विकास के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना के डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो खड़ी बोली अपने शैशवावस्था में थी इस समय। पद्य में तो आमतौर पर खड़ी बोली का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग बहुतायत में होता था। और खड़ी बोली के विकास में इस काल में जो साहित्यकार थे सबने इसमें बहुत योगदान दिया द्विवेदी युग में। और तो इस तरह से खड़ी बोली के लिए ये युग जो है वो खड़ी बोली के विकास के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस युग में बहुत काम किया इस काल के साहित्यकारों ने। और बहुत सारे अब इस काल में आप देखते हैं बहुत सारे पौराणिक नाटक लिखे गए, ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, सामयिक उपादानों पर बहुत सारे नाटक लिखे गए, बहुत सारे प्रहसन लिखे गए, बहुत सारे नाटकों का अनुवाद किया गया। और उसके अलावा अन्य विधाओं पर भी, अब जैसे कथा साहित्य में भी काफ़ी कुछ लिखा गया, अनुवाद वगैरह तो था ही, साथ ही साथ जो है संस्कृत के ग्रंथों के बहुत सारे अनुवाद किए गए, अंग्रेजी के ग्रंथों के अनुवाद किए गए, बंगला के ग्रंथों के अनुवाद किए गए। कथा साहित्य इस काल का जो है वो बहुत ही समृद्ध है। और तो उस समय बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी। अब जैसे रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, बंग महिला की दुलाई वाली, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन, चंडी प्रसाद हृदयेश की सुधा। और इन सब के से अलग चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की
जो कहानी थी उसने कहा था, इसने तो कहानी लेखन की विधा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। उन्होंने 3 ही कहानियां लिखी गुलेरी जी ने, लेकिन उनकी ये कहानी जो है एक मील का पत्थर साबित हुई और कहानी लेखन की विधा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आगे चल के हम देखते हैं प्रेमचंद की सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, बलिदान, इस तरह से बहुत सारी कहानियां लिखी गई। इस काल में बहुत सारे उपन्यास जो है वो भी लिखे गए। ज़्यादातर उपन्यास जो थे वो तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी, ऐतिहासिक, सामाजिक, इस तरह के उपन्यास जो है इस काल में लिखे गए। और तो बहुत सारे लोग थे, किशोरी लाल गोस्वामी थे, गोपाल राम गहमरी थे, गंगा प्रसाद गुप्त थे, लज्जाराम शर्मा थे और ब्रजनंदन सहाय थे। और तो इनके अलावा और भी बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने उपन्यास लिखे। बाकी आप तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के लेखक देवकीनंदन खत्री को आप कैसे भूल सकते हैं। देवकीनंदन खत्री, फिर बाद में देवकीनंदन खत्री के सुपुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने भी लिखा। देवकीनंदन खत्री जो है ने तो भारतेंदु युग में ही अय्यारी उपन्यासों का प्रारंभ कर दिया था। और तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए, अय्यारी तिलस्मी उपन्यास लिखे गए, उसको पढ़ने के लिए न जाने कितने लोगों ने हिंदी भाषा सीखी। दुर्गा प्रसाद खत्री जो उनके सुपुत्र थे, उनका भूतनाथ भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो मित्रों, इसी तरह से बहुत सारे उपन्यासों का अनुवाद भी किया गया। अब जैसे अभी दुर्गा प्रसाद खत्री जो थे, उन्होंने विक्टर ह्यूगो के ला मिजरेबल का जो है अनुवाद किया, जिसका नाम था अभागे का भाग्य। इसी तरह से महावीर प्रसाद पोद्दार ने अंकल टॉम्स केबिन का अनुवाद किया, टॉम काका की कुटिया के नाम से। और बहुत सारे राइटर्स जो बंगाल वगैरह के थे, तो उनके उपन्यासों का भी अनुवाद किया गया। उनमें जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी के, रविन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यासों का निबंध साहित्य भी काफ़ी लिखा गया इस समय। बाल मुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, पन्नालाल पदमलाल बख्शी इत्यादि जो थे इस काल के प्रसिद्ध निबंधकार थे। आलोचना जो थे उस पे भी इस काल में कुछ काम हुआ। तो इस तरह से जीवनी, यात्रा, संस्मरण, पत्र साहित्य इत्यादि भी जो है वो इस काल में लिखे गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो द्विवेदी युग था वो साहित्य के सर्वतोमुखी उन्नति का युग था, साहित्य के सर्वतोमुखी विकास का युग था मित्रों। तो द्विवेदी युग में बहुत सारे जो साहित्यकार थे, उसमें कुछ तो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अध्याय सिंह उपाध्याय, हरियोध, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल राम गहमरी, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, ये सब जो है इस काल के प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिन्होंने अनूठे साहित्य की रचना की। मित्रों, मैं मुख्यतः इतिहास का विद्यार्थी हूँ, फिर भी हिंदी साहित्य में थोड़ा बहुत दखल रखता हूँ, तो हिंदी साहित्य के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। तो इस काल में हम ये देखते हैं, द्विवेदी काल में, कि जो वर्ण विषय था साहित्य का, वर्ण विषय का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ, जो कि इस काल की प्रमुख विशेषता है। इसकी प्रेरणा जो है वो तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से मिली। तत्कालीन जो राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना जो समाज में व्याप्त हो रही थी, तो उन्होंने जो साहित्य का सर्वतोमुखी विकास करने का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम देखते हैं कि साहित्य में धर्म, आध्यात्म, विज्ञान, राजनीति, कला, इतिहास, दर्शन आदि जो है, इन सभी विषयों को द्विवेदी युग के कवियों ने बड़ी ही
परिपक्वता के साथ, बड़ी ही प्रखरता के साथ, बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की। वो चाहे नारी शिक्षा हो, राष्ट्रीय भावना हो, सामाजिक वैषम्य हो, पारिवारिक दुश्चिंता हो, समसामयिक समस्याएं हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो, स्वदेशी आंदोलन हो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो द्विवेदी युग था वो हिंदी साहित्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण युग था और निश्चित रूप से इसे नवजागरण काल कहा जा सकता है। और आगे आने वाले कवियों और लेखकों के लिए इन्होंने काफ़ी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, आप कह सकते हैं। और आगे चल कर के हम देखते हैं जब प्रेमचंद युग में, प्रसाद युग में उच्च कोटि का साहित्य हमें पढ़ने को मिलता है, तो उसकी जो पूर्व पीठिका थी, उसकी पूर्व पीठिका द्विवेदी युग में ही तैयार हुई थी। तो इसलिए कुल मिलाकर के इसे नवजागरण काल कहना पूरी तरह से समीचीन है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें, अपने विचार भी दें, इसके ऊपर कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा हिंदी साहित्य के ऊपर। अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उन विषयों के ऊपर मैं वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।